आप सभी को शुभ प्रभात। हिंदी गद्य का विकास, आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास। लेकिन इससे पहले हम लोग समझेंगे कि हिंदी गद्य होता क्या है। जो गद्य है, भाषा गद्य, वह होता क्या है और इसकी पृष्ठभूमि कैसे, शुरुआत कैसे हुई। तो गद्य का मतलब ये होता है कि जो भी बोलना या लिखना, पढ़ना छंद रहित है, वह साधारण व्यवहार की, या तो छंद रहित है, साधारण व्यवहार की भाषा है, इसी भाषा को गद्य कहा जाता है। बोलना, लिखना, पढ़ना और छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा, यह सब क्या है, गद्य में ही आता है। और मुख्य बात यह भी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी हिंदी भाषा ने पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की। उस टाइम पे यह 19वीं सदी से शताब्दी में के आसपास हुआ। हिंदी गद्य का जो विकास है 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। और मुख्य बात यह भी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी हिंदी भाषा ने पूरे देश को जोड़ा। पूरे देश में और हर प्रदेश में, मतलब पूरे देश में और हर प्रदेश में हिंदी की लोकप्रियता फैलती रही। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में आया। आवागमन के साधनों का विकास हुआ। भावना के साथ साथ विचारों को पर्याप्त प्रधानता मिली। जो भी विचार आदमी रखता था हिंदी भाषा में, तो उसको प्रधानता मिलती गई। और पद्य के साथ साथ गद्य का विकास हुआ। शुरुआत तो पद्य का शुरुआत से ही हो गया था, और गद्य का 19वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ, आसपास में ही। अब हिंदी गद्य के विकास को 4 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आदिकाल, हम लोग जो पढ़ें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो हिंदी गद्य के विकास में नई विधाओं का विकास हुआ, जो केवल साहित्य ही नहीं, समाज, जो संस्कृति है और साहित्य, भाषा है, व्यवसाय है एवं अनुवाद से जुड़े हुए अधिकतर विधाओं के विकास में अनुवाद का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। और अब यह बताते हैं कि हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना जो प्रेम सागर है। और इस विकास में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कलकत्ता में है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हिंदी गद्य के विकास के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान अहम रहा। शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से। वैसे तो कई पुस्तक लिखे जा चुके थे, जैसे कविगंग और ये, मतलब कई नाम हैं, लेकिन मेन इन्हीं को माना जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान अहम रहा। कई लेखकों द्वारा, आलोचक जितने हुए, उनके द्वारा जितने लोगों ने लिखा गद्य के विकास के लिए, तो उसमें सबसे मेन भारतेंदु जी का ही नाम आता है। कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग को प्रतिनिधि इनको माना भी जाता है। आधुनिक युग का प्रतिनिधि भारतेंदु जी को ही माना जाता है। और भारतेंदु जी को हिंदी गद्य के जनक भी कहा जाता है। हिंदी गद्य का जनक जो है भारतेंदु जी को माना जाता है। और कहे भी जाते हैं कि हिंदी गद्य के जनक कौन है, तो भारतेंदु जी हैं। और उससे पहले गद्य के विकास में अंग्रेजी धर्म प्रचारकों का भी योगदान रहा था। और अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदी में छोटी छोटी पुस्तकें छपती रही थी। तो अब शुरुआत करते हैं, अब इसी को पढ़ते हैं हम। अद्योतन सूरी ने 1778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोडा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउलवेल एक शिलांकृत कृति है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है, ऐसा भी माना जाता है। जैसे भी मैं बोल रही थी कि हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी को। अब इधर है कि नक्सिक वर्ण 7 बोल, हाँ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। और गद्यकार लल्लू लाल को भी माना जाता है। हाँ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है।
मैथिल कवि ज्योतिश्वर जो हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर, उनकी रचना वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। रत्नाकर का ढांचा कैसा है? विश्वकोशात्मक है। वस्तु साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं शती के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा का गद्य, खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ? 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक निम्न हैं: धनपाल कथा 14वीं शती, तत्व विचार 14वीं शती, पृथ्वी चंद्र चरित या वाग्विलास, माणिक्य चंद्र सूर्य, पंचाख्यान 1847 ईस्वी, फतहराम वैरागी। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रसमंडल है। ब्रजभाषा गद्य है वह श्रृंगार रसमंडल। और विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न, सटीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराजा जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठमणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अघन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। बैकुंठमणि शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य में क्या लिखा? अघन महात्म्य, वैशाख महात्म्य। सूरती मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। शिवदास की रचना की जो कथा है उसी से लेकर की गई है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 नाम से किया। संवत 1852 1795 ईस्वी में लाला हीरालाल ने आईनी अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र 1779 में ईस्वी में रचित सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभीय संप्रदाय के संबंधित थे। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 में, माधव विलास 1817 में नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की। गद्य भी और पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना ब्रजभाषा में, राजनीति और माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप
खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जबान, हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी, इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबान हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज 1318 से 1422 ईस्वी को माना जाता है। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आशिकीन दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इनकी अन्य कृतियाँ निम्न हैं, शिकारनामा, दूसरा तिलावतुल वजूद, तीसरा है हिदायतनामा, चौथा है रिसाला सहरवारा या 12 मासा। तो ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आशिकीन है और अन्य कृतियाँ हैं शिकारनामा, दूसरा तिलावतुल वजूद, तीसरा हिदायतनामा, चौथा है रिसाला सहरवारा या 12 मासा। मेराजुल आशिकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। किसने? हुसैन अली खान ने। चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान अपने पुत्रों के लिए अनुवाद किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। गुरुमुख लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहर रिवानु, हरिजी, दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की। सोढ़ी मिहर रिवानु ने 1581 से 1640 ईस्वी से सचुसंड पोथी सोढ़ी मिहरी वानु ने सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। सोढ़ी मिहरी वानु के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की है। सुषमणि सहसंरनाम परमारथ, गोसट गुरु मिहरी वानु तथा पोथी हरिजी। तो सोढ़ी मिहरी वानु ने के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की। किसने की? हरिजी ने। और सोढ़ी मिहरी वानु ने सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है और उन्हीं के पुत्र ने हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की है। सुषमणि सहसंरनाम परमारथ, दूसरा है गोसट गुरु मिहरी वानु, तीसरा है पोथी हरिजी। दयालु अनेमी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा, गीत भाषा। तो दयालु अनेमी ने 1675 से 1721 ईस्वी में प्रमुख रचनाएं निम्न की हैं। अवगत उल्लास 1675, अष्टावक्र भाषा 1679, गीत भाषा 1721 ईस्वी में। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान जो हैं आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं।
सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। संवत 1818 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। किसने? पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। आचार्य शुक्ल ने विक्रम संवत 1741 ईस्वी में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुखसागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, चौथा में सदल मिश्र। तो खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव कौन कौन है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। ये चारों महानुभाव हैं खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने के लिए। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। किसका? मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुखसागर एवं मुंतखबुत वारिख। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना क्या है? सुखसागर मुंतखबुत वारिख है। ये पूछ सकता है, सुखसागर और मुंतखबुत वारिख। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की है। रानी केतकी कहानी को क्या कहा जाता है? उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की, यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। तो शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। रानी केतकी की कहानी क्या है? हास्य प्रधान। रानी केतकी की कहानी को किस नाम से जाता है? उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। और रानी केतकी की कहानी किसने लिखा? इंसा अल्लाह खां ने। इंसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली, मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। इंसा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि, भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की जो निम्नांकित है: सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल पच्चीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधोनल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लतायफ ई हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में हैं। राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं किसमें है? खड़ी बोली गद्य में।
लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। तो लल्लू लाल के 11 पुस्तकों की रचना जो निम्नांकित है: सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति, प्रेम सागर, लतायफी हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। और लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई: प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद, लाल चंद्रिका टीका, बिहारी सतसई की टीका, सिंहासन बत्तीसी, काजीम अली की सहायता से सुंदरदास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतर, बैताल पचीसी, शिवदास रचित संस्कृत रचना के सूरती मिश्र कृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतर, लतायफ ई हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज और हिंदुस्तान की 100 लघु कथाओं का संग्रह, माधव विलास, ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू, भाषा कायदा, ब्रजभाषा व्याकरण। लल्लू लाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी, मतलब उर्दू भाषा को छोड़ने की बात कही थी जब इन्होंने प्रेम सागर की रचना की। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्टतः कहा है, सारांश यह कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। तो इन्होंने कहा कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। आगरा में एक प्रेस खोला था लल्लू लाल ने और उसका नाम था संस्कृत प्रेस। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुआन ई रेख्ता कहा है। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुआन ई रेख्ता कहा है। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान 1803 में, रामचरित्र 1806 ईस्वी, हिंदी पर्शियन वाक्य बुलेरी 1809 में। तो सदल मिश्र की रचनाएं क्या क्या हैं? चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान, रामचरित्र, हिंदी पर्शियन वाक्य बुलेरी 1809 ईस्वी में। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान, मतलब दोनों का नाम एक ही है, मतलब नासिकेतोपाख्यान कहो तो भी चंद्रावली कहें तब भी नासिकेतोपाख्यान कहा जाएगा। तो दोनों का नाम एक ही है, किसी भी नाम से आ सकता है। और उसकी रचना जो है यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित जो नचिकेता की कथा है उसको आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। सदल मिश्र ने रामचरित की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की। रामचरित की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है: इंसा अल्लाह खां, निवास पहले दिल्ली बाद में लखनऊ; सदल मिश्र, निवास बिहार, जिला आरा, स्थान शाहाबाद
तो श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को इस तरह से लिखा। अब आगे देखते हैं। महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के 4 आचार्यों को निम्न क्रम में लिखा है। सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 लेखकों को निम्न में लिखा है। सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। ये 4 लेखक हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों के रूप में आचार्य शुक्ल ने रखा। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। तो बच्चन सिंह ने भी 4 रखा, तो नाम आगे पीछे करके है। अब देखते हैं खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषता। मुंशी सदा सुखलाल की भाषिक विशेषता है संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोल चाल की भाषा। इंसा अल्लाह खां का है चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती भाषा इंसा अल्लाह खां की है। और संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा मुंशी सदा सुखलाल। लल्लू लाल का है कृष्णोपासक व्यासों की ब्रजरंजित खड़ी बोली। लल्लू लाल का क्या है? कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली। सदल मिश्र का है पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में मार्किवस वेलेस्ली ने किया। किसने किया? मार्किवस वेलेस्ली ने। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम था डॉक्टर जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट। डॉक्टर जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मार्किवस वेलेस्ली ने किया। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख कृति है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। उनकी कृति है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। जो पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है उन्होंने, गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी, इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में किया गया। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में। विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। किसने किया था बाइबिल का हिंदी अनुवाद? विलियम केरे ने 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू भाषाओं में अनुवाद किया। अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं निम्नलिखित हैं। रचनाकार हैं J.T. आमसन। रचना है दाऊद के गीत 1836 ईस्वी में। तो दाऊद के गीत 1836 ईस्वी में, इसके रचनाकार कौन है? J.T. आमसन। अब रचनाकार जॉन म्योर की रचना क्या है? जॉन म्योर की रचना है ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846। संत मत निरूपण 1848 ईस्वी। तो ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846, संत मत निरूपण 1848 किसका है? जॉन म्योर का है। J.A. शर्मन की रचना है द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर्ड
into उर्दू एंड हिंदी 1850 ईस्वी। फूलों का सर 1850 ईस्वी। पॉल का चरित्र 1852 ईस्वी। वेदांत विचार 1853 ईस्वी। ये रचना किसकी है? J.A. शर्मन। J.A. शर्मन की रचना। द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर्ड इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850 में। दूसरी रचना है फूलों का शर 1850 ईस्वी। पॉल का चरित्र 1852 ईस्वी। वेदांत विचार 1853 ईस्वी। मार्शमैन की रचना है प्राचीन इतिहास का अनुवाद 1839 ईस्वी। प्राचीन इतिहास का अनुवाद 1839 ईस्वी किसकी है? रचनाकार कौन है? मार्शमैन। पांचवें जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं J.T. आमसन हो गया, जॉन म्यूर हो गया, J.A. शर्मन हो गया, मार्शमैन हो गया, जिन्होंने प्राचीन इतिहास का अनुवाद लिखा 1839 में। अब है पंडित रतनलाल, कथासार लिखे हैं इन्होंने। पंडित रतनलाल ने क्या लिखा? कथासार 1839 ईस्वी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर अथक प्रयत्न से 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। दयानंद के अनुयायी हिंदी को क्या कहते थे? आर्य भाषा। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। उदंत मार्तंड कैसी पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। कलकत्ता से सन 1854 में 1854 में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। प्रारंभिक समय में प्रमुख समाचार पत्र, संपादक, वर्ष, प्रकार निम्नांकित हैं। उदंत मार्तंड समाचार पत्र है, संपादक हैं, वर्ष है, प्रकार है, स्थान है। तो उदंत मार्तंड का है संपादक कौन है? उदंत मार्तंड के जुगल किशोर। वर्ष 1826 ईस्वी। प्रकार साप्ताहिक। स्थान है कलकत्ता। उदंत मार्तंड कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। संपादक कौन है? जुगल किशोर। वर्ष 1826 में उदंत मार्तंड निकला और यह साप्ताहिक है। बंगदूत के संपादक कौन है? बंगदूत के संपादक है राजा राम मोहन राय। कलकत्ता से निकलता था। यह भी साप्ताहिक है 1829 ईस्वी में। बंगदूत 1829 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से निकलती। इसके संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। प्रजामित्र भी राजा राम मोहन राय के 1834 ईस्वी में निकलता था। साप्ताहिक प्रकार का है और कलकत्ता से ही। बनारस अखबार के संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह। 1845 ईस्वी। साप्ताहिक है। बनारस अखबार साप्ताहिक पत्रिका है और साप्ताहिक समाचार पत्र है और साप्ताहिक है और काशी स्थान से निकलता था 1845 में। इसके संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह। मार्तंड साप्ताहिक कलकत्ता से निकलता था और 1846 में मोहम्मद नसरुद्दीन। मालवा अखबार 1849 में निकलता था। साप्ताहिक है और मालवा स्थान से निकलता था मालवा अखबार। प्रेम नारायण इसके संपादक हैं मालवा अखबार के। सुधाकर साप्ताहिक है, काशी से निकलता था 1850 में। बाबू तारा मोहन मित्र। बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक है, 1852 ईस्वी में आगरा से निकलता था। मुंशी सदासुख लाल इसके संपादक हैं। समाचार सुधा वर्षण दैनिक है, दैनिक प्रकार का।
मतलब नित्य दिन, और स्थान है कलकत्ता। 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन जो है संपादक। प्रजा हितैषी वह भी दैनिक है, 1855 में निकलता था आगरा से, राजा लक्ष्मण सिंह। जगत दीप भास्कर 1846 ईस्वी में दैनिक, कलकत्ता से निकलता, लोकमित्र और ईसाई मिशनरी से। और प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, जगत दीप भास्कर और लोकमित्र ईसाई मिशनरी, और जगत दीप भास्कर मोहम्मद नसरुद्दीन, ये संपादक थे ये दोनों। और जगत दीप भास्कर 1846 में कलकत्ता से, लोकमित्र 1863 में आगरा से। अवध अखबार उर्दू भाषा में है, लखनऊ से। ज्ञानदायिनी पत्रिका मासिक पत्रिका है, यह पंजाब से निकलती थी 1867 ईस्वी में। नवीन चंद्र राय संपादक हैं ज्ञानदायिनी पत्रिका के। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में, यह भी मासिक है, बरेली से निकलता। वृत्तांत विलास मासिक पत्रिका है, 1867 ईस्वी में, जम्मू से। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधारक पत्रिका का प्रकाशन किया। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश, नरुल बाजार का हिंदी रूपांतर। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश, नरुल बाजार का हिंदी रूपांतर थी। पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। गारसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तासी ने सन 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे। तासी जो हैं गारसा दतासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। और 1836 में इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हितैषी और सिद्ध हस्तलेखक माना। रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्तलेखक माना। श्रद्धाराम फिल्लौरी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। गद्य में है सत्यामृत प्रवाह, पद्य में है आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचनाएं क्या हैं? सत्यामृत प्रवाह पद्य है, मतलब गद्य में एक ही है सत्यामृत प्रवाह, पद्य में है आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश। श्रद्धाराम फिल्लौरी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? गद्य में है सत्यामृत प्रवाह, पद्य में है आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने प्रसिद्ध आरती जो ओम जय जगदीश हरे है ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट,
क्षण में दूर करें। यह किसका लिखा हुआ है? श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा है, इसकी रचना की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 में 1895 ईस्वी 1823 से 1895 ईस्वी तक भारतेंदु के गुरु थे। सॉरी, इनका यहाँ पर जन्म लिखा है 1823 से 1895 ईस्वी जन्म है और निधन भारतेंदु के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह 1856 में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। राजा शिव प्रसाद सिंह सन 1856 में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए और यह भारतेंदु के गुरु थे। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना भारतेंदु जी के बारे में तो इनके गुरु का नाम ही दिया जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सिंह की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निम्नलिखित है। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, तीसरा है इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, चौथा में, पांचवा है वीर सिंह का वृत्तांत, छठवां है उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, सातवां है भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, आठवां, नौवां है वर्णमाला, 10वां है स्वयंबोध, 11वां है विद्यांकुर, 12वां है भाषा का इतिहास लेख है, 13वां है गुटका, 14वां है हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, 15वां है सिखों का उदय और अस्त। तो राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी मैंने कहा? राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास लेख, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। किसका लिखा हुआ है? राजा शिव प्रसाद सिंह का। राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। गुटका क्या है? एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 में जन्म, 1896 में निधन। तो यह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है, जो निम्न है। शकुंतला 1862, रघुवंश 1878, मेघदूत 1882। तो कौन कौन है? शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं। हिंदी भाषा जो है इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं का बोलचाल है। तो ये लक्ष्मण सिंह जी का कहना था। अब आगे देखते हैं। हिंदी में भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं। सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं। संस्था का नाम दिया है, स्थापना वर्ष दिया है या ईस्वी, संस्थापक। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 में, 1828 राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की है। तत्वबोधिनी सभा के लेखक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर।
स्थापना वर्ष 1839। तो तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। 1839 तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर। प्रार्थना सभा है 1867 1867। संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन के सहयोग से राणा डे, आत्माराम और देवेंद्रनाथ। कौन कौन है? केशव चंद्र सेन के सहयोग से राणा डे हैं, आत्माराम हैं और देवेंद्रनाथ। वेद समाज संस्था के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1867 में, 67 ईस्वी में, 1867 1867। वेद समाज केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज 1873 1873। सत्य शोधक समाज संस्थापक कौन है? ज्योतिबा बाई फुले। ज्योतिबा बाई फुले यही हैं सत्य शोधक समाज की संस्थापिका नहीं होते हैं, संस्थापक ही होते हैं। ये नारी हैं ज्योतिबा बाई फुले, आप लोग सब जान रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 1875। 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1882 1882। संस्थापक ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है 1897 स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है? 1897 1897 स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना हुई है। संस्थापक यही हैं। तो अब ये सब याद होना चाहिए, स्थापना वर्ष भी, संस्थापक भी और संस्था भी। अब देखते हैं हिंदी नाटक का विकास, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।